ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये 5 ऑब्जेक्टिव है मेन, जिसमें से फर्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। सी, प्राइस स्टेबिलिटी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सीखा है स्टार्टिंग में, हम पहले से ये जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स सीखते आ रहे हैं तो उसमें हमने देखा है कि पहले वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज की जाती थी, फिर धीरे धीरे औजार, जानवर, और उसके बाद गोल्ड, हमने गोल्ड स्टैंडर्ड भी देखा। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड पे भी हमने बात की। बाद में करेंसी आई, रुपया आया, मतलब पेपर करेंसी आई, कार्ड्स आए, ये सब हमने इनोवेशन, मतलब हमने जो भी इवैल्यूएशन हुए हैं वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में बात की है। तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, प्राइस स्टेबिलिटी। सी, price stability does not mean that each and every price should be kept fixed or frozen. It means that the general price level should not be allowed to fluctuations beyond a certain minimum limit. See, प्राइस स्टेबिलिटी यानी प्राइस में स्टेबिलिटी लाना। कौन सी प्राइस में स्टेबिलिटी लाना? तो हर, मतलब इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना सबसे प्राथमिक ऑब्जेक्ट, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि इकोनॉमी में जो भी इन्फ्लेशन आते हैं उसको कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन कैसे आते हैं? अगर वस्तुएं और सेवाओं के दाम, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जब हाइक होते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो उसको कंट्रोल किया तो ऑटोमेटिक प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है। अब उसे कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं कि प्राइस एकदम स्टक हो गई, एकदम रोक लिए अपन ने, ऐसा नहीं, वो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा थोड़ा उसका मूवमेंट होना ही चाहिए। बट मॉनेटरी पॉलिसी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहता है कि प्राइस स्टेबिलिटी है, यानी अननेसेसरी किसी भी वस्तुओं के दाम कुछ भी हद तक ना बढ़ जाए, वो देखने का काम करती है आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। इसीलिए जब कभी ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में अभी बर्डन बढ़ रहा है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है, ऐसा जब कभी भी लगता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी से पैसा सक कर लेती है, यानी खींच लेती है अपने तरफ, ताकि लोगों के पास पैसा ना रहे और पैसा ना होने के कारण वो डिमांड क्रिएट ना करे और वस्तुओं के दाम एकदम से ना बढ़ जाए। तो प्राइस स्टेबिलिटी लाना ये बहुत बड़ा और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, सो प्राइस स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नंबर 2, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब फाइनेंशियली, मतलब इकोनॉमिकली, मतलब पैसे के मामले में उस देश की तरक्की हो। उस देश, मतलब हम मॉनेटरी पॉलिसी हमारे देश की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश की जो इकोनॉमी, हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिकली हो। अभी कैसे होगा? देखिए, अगर मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे का व्यवहार, मतलब पैसे का फ्लो इकोनॉमी में छोड़ती है, मतलब एक मनी चेजिंग डिपार्टमेंट होता है जिनके माध्यम से बैंकों के पास, और बैंकों से लोन्स के माध्यम से पब्लिक के पास। अब जब पब्लिक के पास लोन के माध्यम से आएगा तो होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन के माध्यम से आता है। अभी अगर कार लोन अगर दिया, समझ लीजिए अब भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 23 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 41 फॉरेन बैंक है, 36 के करीब आरआरबीज है, इनके लाखों ब्रांचेस, और इनके लाखों ब्रांचेस में करोड़ों, यानी इंडिया की 140 करोड़ की आबादी में से मैक्सिमम लोगों के अकाउंट्स इन बैंकों में हैं। अभी समझ लीजिए 140 करोड़ में से मात्र 2 करोड़ लोगों को ही, यानी सारी बैंकों के सारे कस्टमर मिला के 2 करोड़ लोगों को कार लोन मिला, तो 2 करोड़ कार की डिमांड क्रिएट हो जाएंगी भारत में। 2 करोड़ कार बिकेंगी तो 2 करोड़ स्टेयरिंग, नट बोल्ट, टायर। तो मतलब ये जो कार है ये एक जगह असेंबल किया जाता है, इसके पार्ट्स अलग अलग लाए जाते हैं, स्टेयरिंग कहीं से, सीट कहीं से, सीट बेल्ट कहीं से, टॉप कहीं से, बेस्ट कहीं से, बोल्ट्स कहीं से, टायर कहीं और से आते हैं, राइट। तो इतनी सारी इंडस्ट्री को एक साथ काम मिलता है जब इकोनॉमी में पैसा छूटता है, तो इतनी सारी इकोनॉमी क्या होती है, इतनी सारी इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रो होती है। इतनी सारी इंडस्ट्री ग्रो हुई तो साथ साथ लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के बाद पैसा आता है, मतलब लोगों के पास पैसा आता है, गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है, गवर्नमेंट सड़कें बनाती है उन पैसों से, गवर्नमेंट उसी टैक्स के पैसों से हमें एजुकेशन देती है, मतलब जो बच्चे एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, छोटे गांव खेड़ों में लोगों को एजुकेशन मिलता है, राइट। इसी पैसे से हॉस्पिटल की सुविधाएं मिलती है जिसमें कम दाम में हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपनी
अपना इलाज करा सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमी में पैसा छोड़ना, शक कर लेना, अगर ज़्यादा हो रहा है तो शक कर लेना भी एक एक्ट है। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करती है सरकार। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को हेल्प करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात किया तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मतलब अब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। अगर हम प्राइस स्टेबिलिटी लाते हैं तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन भी आता है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन इज अचीव विथ एप्रोप्राइट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन द कंट्री। फिजिकल पॉलिसी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट और अनदर, मतलब आगे के वीडियो में हम उसको बात करने वाले फिजिकल पॉलिसी पे। क्या बोल रहा था मैं? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन इज अचीव विथ एप्रोप्राइट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन द कंट्री as every country is subject to constant economic fluctuation arising out of business cycle. Monetary policy has many devices for bringing about economic stability, wise bank rate, policy rate, open market operation. They are called bill to stabilize. See, अभी अगर हम बिजनेस साइकिल की बात करें तो बहुत चढ़ उतार आते हैं, राइट। इकोनॉमी में बहुत सारे चढ़ उतार आते हैं। अगर आप इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा छोड़ देंगे तो चीज़ों की डिमांड क्रिएट हो जाएंगी, भारत में बहुत महंगाई बढ़ जाएंगी, है ना। महंगाई बढ़ जाएंगी तो इसको इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन नहीं बोलेंगे। इससे बहुत सारी चीज़ें नुकसान होता है। हाँ, मतलब हमने इन्फ्लेशन भी पढ़ा है। इन्फ्लेशन में मैंने आपको क्रीपिंग, ट्रॉटिंग, गैलोपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन पढ़ाया है। उनका असर भी बताया आपको। दुनिया में अभी वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं है, किसी का इनकम स्टेबल नहीं है, कुछ नहीं। तो जब इकोनॉमी में ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन आ गया है तो इकोनॉमी से पैसा खींच लो। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचो, लोगों का पैसा ले लो, गवर्नमेंट लोगों को प्रॉमिसरी नोट दे दो, वो पैसा आरबीआई के पास आ जाता है, लोगों के पास पैसे नहीं बचते, लोग उससे डिमांड क्रिएट नहीं करते और देश में महंगाई नहीं आते। तो इस तरीके से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाया जाता है। और इकोनॉमिकल स्टेबलाइजेशन जितने भी टूल्स हैं, अब मैं सिर्फ ओएमओ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बैंक रेट, उसके बाद सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन सब का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाना भी एक ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। ओके, नेक्स्ट एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक्सचेंज स्टेबिलिटी यानी यहाँ पर हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की बात, ठीक है। एक्सचेंज स्टेबिलिटी में यहाँ हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो एक्सचेंज स्टेबिलिटी मीन्स रेट ऑफ एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल ट्रेड इज केप्ट सफिशिएंटली स्टेबल ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Exchange stability has an overall impact on the economic development of the country as well. Moreover, price stability and exchange stability are interconnected as both are interdependent too. ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज स्टेबिलिटी है, ओके, इसमें जो एक्सचेंज स्टेबिलिटी है और प्राइस स्टेबिलिटी है, ये दोनों एक में से इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि देखिए, प्राइस स्टेबिलिटी, अब हमारे भारत में इंडियन मार्केट में बहुत सारे फॉरेन के प्रोडक्ट भी बिक रहे होंगे, बिकते ही है। चाइना के कितने सारे मोबाइल फ़ोन्स हमारे तरफ, मोबाइल मार्केट पे पूरा चाइना का कब्जा है, इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार पे पूरा चाइना का मार्केट है, ठीक है। अमेरिका से भी बहुत सारी चीज़ें आती है हमारे तरफ, जापान से बहुत सारी चीज़ें आती है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारे व्यवहार है। तो अगर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, हम महंगाई, अगर हमारे देश में किसी प्रोडक्ट के लिए हम बहुत ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं तो समझ लीजिए चाइना का मोबाइल है, उसके प्राइस बहुत है, उसको हम बहुत सारे पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट कहाँ जाता है? वो जाता है चाइना। अब वो जब हमारी कंट्री से पैसा निकल के चाइना चला जाएगा, दूसरी बॉर्डर में जब जाता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में होता क्या है कि जैसे चाइना का कोई बिजनेसमैन इंडिया में आकर बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर माल बेच रहे हैं, हम उनको जब पेमेंट करते हैं तो वो पैसे लेकर अपने देश में चले जाते हैं। जब वो हमारे देश का पैसा अपने देश में लेकर जाते हैं तो वो एक्सचेंज करते हैं, इंडियन रुपीज़ को यॉन, जो चाइना की करेंसी है, उसमें उसको एक्सचेंज किया जाएगा और फिर वो यॉन लेके अपनी कंट्री जाएंगे। तो जब कभी भी इंडियन रुपी
इंडियन रुपी को एक्सचेंज किया जाता है यॉन में, तो यॉन की डिमांड बढ़ती है, उसकी डिमांड बढ़ने के कारण उसके प्राइस हाइक होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन करेंसी, ठीक है। और हमारे कंट्री का पैसा, हमारी इकोनॉमी से पैसा निकल के दूसरे की इकोनॉमी में जाता है, मतलब वो हमसे इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग बनते हैं। दूसरी बात, हमारे जो रुपया है उसका वैल्यू भी गिरता है। अगर आप देख रहे होंगे तो $1, ठीक है, 1947 में $1 1 रुपये के बराबर था, लेकिन आज $1 के लिए हमें 70, 72, 75 रुपीज़ भी पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतने सालों में हमने हमेशा से डॉलर की डिमांड बढ़ाई है। डिमांड बढ़ाई है इसका मतलब हमने हमेशा से बाहर के लोगों को डॉलर्स में पेमेंट किया है, और जब हम डिमांड बढ़ाते हैं डॉलर की, तो डॉलर के प्राइस हाइक होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो डिवैल्यूएशन हो जाती है, उसको बोलते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन। तो इस एक्सचेंज स्टेबिलिटी को रोकने का काम भी मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा किया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑब्वियसली अभी जब मैं आपको इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पढ़ा रहा था, तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप समझ ही गए होंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल. Although monetary policy cannot attain full employment, it can certainly generate more employment, removing to some extent unemployment in the economy. As long as unemployment prevail in the economy, economic development becomes difficult. जब तक हमारे देश में लोग जॉब पर लगेंगे नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हमारे देश में होंगी नहीं, तब तक हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा नहीं। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी में पैसा छोड़ती है। वो बैंकों से पैसा, अब बैंक के पास बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनीज जो है, वो लैंडिंग के लिए भी आते हैं, लोन लेने के लिए भी आते हैं। और जब वो लोन लेते हैं, उस लोन को लेकर फिर वो बिज़नेस एक्सपैंड करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, 1 से 2 फैक्ट्री बनाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और जब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो वही एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को पगार मिलती है, वो टैक्स पे बनते हैं, यही टैक्स सरकार को जाता है, सरकार फिर उसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करती है, टैक्स के पैसों को। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्वान्टिटेटिव मेथड मेजर्स। ये है क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव भी आपको मिलेगा आगे। क्वांटिटेटिव में जनरली बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की डिस्कशन होती है। जनरल ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड इन्फ्लुएंसिंग द टोटल वैल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द बैंकिंग सिस्टम विदाउट स्पेशल रिगार्ड फॉर द यूज ऑफ विच इट इज पुट। क्वालिटेटिव वेपन्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वेरिएशन इन रिजर्व रेशो। तो क्वांटिटेटिव में अभी हमने बताया बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और रिजर्व रेशो की डिस्कशन होती है। सो बैंक रेट और डिस्काउंट रेट पॉलिसी। अब ये बैंक रेट और डिस्काउंट रेट पॉलिसी होती क्या है? बैंक रेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि बैंक रेट ये एक ऐसा रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, और लोन दिया जाता है थोड़ा लंबे समय के लिए, 2 से 3 सालों के लिए समय दिया जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है कि बैंक रेट, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक रेट घटाया, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादातर आरबीआई के पास आएंगी और वो लोन लेकर जाएंगे, और वो उस पैसों को इकोनॉमी में छोड़ेंगे, और इकोनॉमी में लोगों के हाथ में पैसा जाने से डिमांड क्रिएट होंगी और देश महंगाई की तरफ जाएगा। ऐसा किया जाता है जब देश डिफ्लेशन की तरफ जा रहा है, जैसे कि आज हमारी कंट्री की हालत है। आज लोग ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर रहे, इकोनॉमी में उतना पैसा नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी में उतना पैसा नहीं है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप देखोगे तो पिछले 1-1.5 साल से रेपो रेट घटा रही है। ठीक है, एसएलआर घट रहा है, पिछले 2-3 साल से एसएलआर घट रहा है, रेपो रेट घट रहा है, ताकि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा फ्लो हो, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा लिक्विड हो, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा है तो उसको कम किया जा रहा है। तो बैंक रेट इस तरीके से काम करता है कि बैंक रेट में कमर्शियल बैंक लोन लेती है। दूसरा बात, बैंक रेट ना एक शॉर्ट टर्म लोन के भी काम आता है। अब एक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज बैंकों द्वारा किया जाता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जैसे
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की अगर मैं बात करूँ तो समझ लीजिए मैं एक व्यापारी हूँ, ठीक है। मैंने अमेरिका में मेरा बिजनेस है, मतलब मैं व्यापारी हूँ इंडिया का, अमेरिका में मेरे कस्टमर है। अमेरिका से मेरे किसी कस्टमर का एक ऑर्डर आया, मैंने उस ऑर्डर को मतलब माल निकाला, 10 लाख रुपए का सामान था। लेकिन मेरी जो पार्टी है अमेरिका, ध्यान से सुनिए, मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में बिजनेस करता हूँ, समझ लीजिए मैं कोई स्पोर्ट्स मटेरियल बेचता हूँ। अमेरिका में मेरे कस्टमर है, मैं सप्लायर हूँ उनका, वो मुझे कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल मंगवाते हैं, ऑर्डर देते हैं, और वो माल तकरीबन 10 लाख रुपए का है। अब उस 10 लाख रुपए के माल में 10 लाख रुपए का माल है, बाद में वो आगे से हमारे कस्टमर बोलते हैं कि सर हम आपका पैसा अभी नहीं दे सकते, हम आपको 2 महीने बाद देंगे या 1 महीने बाद देंगे। तो मैं बोलता हूँ चलो भैया अच्छे रिलेशन है अपने, तो 1 महीना उनको उधारी पर माल दे दिया मैंने। तो मैं उनके तरफ बिल भेजूंगा, वो बिल साइन होकर मेरे पास आ जाएगा। अब 1 महीने मेरे पास बिल पड़ा है और 1 महीने बाद अब मैं आगे वाले से पेमेंट लेने वाला हूँ, राइट। जब मैं पेमेंट लेने वाला हूँ आगे वाले से 1 महीने बाद, आगे वाले से 1 महीने बाद पेमेंट लेने वाला हूँ, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है सिर्फ बिल। लेकिन सडनली समझ लीजिए मुझे 15 दिन बाद पैसों की आवश्यकता पड़ गई, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तो फिर मैं वो जो बिल है उस बिल को डिस्काउंट करने के लिए मैं किसी भी कमर्शियल बैंक में चला जाऊँगा। अब जिस भी कमर्शियल बैंक में जाऊँगा, वो कमर्शियल बैंक समझ लीजिए 10 लाख रुपए का बिल है, 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन बाद 10 लाख मिलने वाले हैं, तो 15 दिन के लिए 15 दिन के लिए वो बैंक मेरे 10 लाख पर जो बैंक का रेट होगा, जो बैंक रेट है ये वाला, इस बैंक रेट पर, ठीक है, बैंक का जो भी रेट होगा वो रेट मुझ पर चार्ज करेंगे। 10 लाख रुपए का 15 दिन का जो भी बैच बन रहा होगा वो बैच काट के 9 लाख समथिंग थाउजेंड रुपीज़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हो जाएगा बिल डिस्काउंटिंग। अब आप सोचोगे कि वो बैंक आपकी गारंटी कैसे लेंगे आपके कस्टमर की, क्योंकि आपके कस्टमर को तो आप जानते हो, आपके कस्टमर ने अगर पैसे नहीं दिया तो 15 दिन बाद, तो इसके लिए ना एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, एलसी बोलते हैं उसको, लेटर ऑफ क्रेडिट, विच इज़ अ बैंक गारंटी बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। तो वो जो मेरा अमेरिका का कस्टमर है उसको मैं बोलूँगा कि ठीक है आप एक एलसी ले लो। वो एलसी कहाँ से लाएगा? वो एलसी लाएगा उसकी बैंक में जहाँ पे उसका करंट अकाउंट है। उसकी बैंक उसको एलसी तभी देंगी जब उसका व्यवहार, उसका व्यापार अच्छा है, और बैंक सब एग्जामिन करने के बाद उसको एलसी देंगी। वो एलसी मुझे देंगे तब मैं उसको उधारी में माल दूंगा, फिर वो एलसी मैं मेरे बैंक में दूंगा। तो बैंक, अगर मैं डिफ़ॉल्ट हो जाता हूँ या बीच में मेरा कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो यहाँ की बैंक, मेरी इंडिया की बैंक जहाँ पे मेरा करंट अकाउंट है और दूसरा उसका जहाँ पे करंट अकाउंट है मेरे कस्टमर का, तो उस बैंक से वो पैसे बराबर वसूल लिए जाते हैं। अब जब ये ऐसे बिल बैंकों में रहते हैं, इन्हीं बिल को जब रीडिस्काउंट करना रहता है तो वो बैंक रेट पे होता है। ये जो बैंक रेट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी बिल, जैसे बैंकों को अगर पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो बैंक वाले बिल ले जाके आरबीआई के पास देते हैं, और आरबीआई फिर उसको रीडिस्काउंट करती है बैंक रेट पर, और आरबीआई फिर बैंकों को पैसे दे देती है। तो बैंक भी अपना बिजनेस करने के लिए इस तरीके के काम करते, तो बैंक रेट पॉलिसी इस तरीके से काम करती, ठीक है। तो थेरी ऑफ बैंक रेट पॉलिसी में यही है, राइट। अकॉर्डिंग टू द थेरी, चेंजेस इन बैंक रेट आर फॉलो बाय चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मनी मार्केट। अब थेरी क्या बोलती है कि बैंक रेट पॉलिसी में चेंजेस वैसे तब होते हैं जब मनी मार्केट में कुछ चेंजेस हुए। वैसे मैं आपको बता दूं, मनी मार्केट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो अगले टॉपिक्स में हम मनी मार्केट ही पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन लिमिटेशंस क्या है, बैंक रेट पॉलिसी की लिमिटेशंस क्या है, थ्योरी ऑफ बैंक रेट पॉलिसी, इनके लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस है बैंक रेट के, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मीन्स changes in the bank rate must be followed by changes in the market rates. This becomes possible only when a highly organized money market exists. देखो, बैंक रेट पॉलिसी में चेंजेस तभी होंगे जब मनी मार्केट में चेंजेस होंगे, और मनी मार्केट में तभी चेंजेस होंगे जब वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है। इंडिया का हाईली ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, इसलिए यहाँ पर इतना टेंशन नहीं है। लेकिन जहाँ हाईली ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट नहीं है तो फिर बैंक रेट पॉलिसीज़ को टेंशन हो सकती है। Unfortunately, most countries do not have organized money market, which makes the success of the policy doubtful. तो इन पॉलिसी ये जो पॉलिसी है वो मैक्सिमम कंट्री में डाउटफुल ही है, जहाँ पर सही ढंग से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है, मनी मार्केट नहीं है। नॉन डिपेंडेंस ऑफ द कमर्शियल बैंक,
The necessity for commercial bank to approach the central bank for rediscounting is an important factor in determining the successful working of the bank rate. Commercial banks will have no need to approach the central bank when they have ample liquid resources of their disposal. सी नॉन डिपेंडेंस ऑन द कमर्शियल बैंक, ये जो बैंक रेट है ना, ये डिपेंडेंस नहीं है कमर्शियल बैंक पे, ये भी एक लिमिटेशंस है, वो डिपेंडेंस होना चाहिए. जैसे कमर्शियल बैंकों के पास अगर बहुत सारे पैसे लिक्विड में हैं तो फिर उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बैंक रेट पे आरबीआई के पास आकर, मतलब हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसके पास आकर, क्योंकि इन्हीं के पास लिक्विडिटी है, कमर्शियल बैंकों के पास ही लिक्विडिटी है, तो उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आकर बिल को डिस्काउंट करा के पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट पॉलिसी. इलास्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री should be elastic so that change in credit condition should lead to corresponding change in wages, rent, production, trade. क्या बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है कंट्री का वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इलास्टिक. ठीक है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है कंट्री का इट शुड बी इलास्टिक. इलास्टिक मतलब अस्थिर, अस्थिर मतलब नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट. इन इलास्टिक यानी स्थिर होता है, इन इलास्टिक यानी स्थिर यानी कांस्टेंट. यहाँ क्या है कि इलास्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई कांस्टेंट नहीं है, चेंजेस होते रहते हैं वेजेस में, रेंट में, प्रोडक्शन में, ट्रेड में. सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन. नेक्स्ट वन इज इनडिस्क्रिमिनेटरी. द बैंक रेट पॉलिसी इज indiscriminatory in nature. In other words, it makes no distinctions between the productive and unproductive activity in the country. देखिए इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब ये किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, ये सबके लिए ओपन है. अब उससे समाज का या अर्थव्यवस्था का भला हो रहा है नहीं हो रहा है इसको नहीं देखा जाता है. भला हो रहा है तो ही होना चाहिए, तो ही बैंक रेट पे पैसे लिक्विड होने चाहिए, भला नहीं हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, इस तरीके से पॉलिसी होना चाहिए. लेकिन ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता है, डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर नहीं है. सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ बैंक रेट पॉलिसी. नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन. सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है. ओपन मार्केट ऑपरेशन ये वो होता है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है. इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वैसे आपको बता दूं कि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये बहुत पॉपुलर हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच, और उसके बाद से ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस बहुत ही मतलब बहुत चर्चा में आया. ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ रहती है उसकी खरीदी बिक्री की जाती है मनी मार्केट में. ठीक है, और कौन करता है, तो कौन करता है, सेंट्रल बैंक. हमारे तरफ सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. काय के लिए किया जाता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीदी बिक्री की जाती है, करती है, ताकि क्रेडिट कंट्रोल हो. ठीक है, सो आपको इतना समझ में आ गया. अब इसमें क्रेडिट कंट्रोल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बेचती है, तो मतलब एक कागज़ देती है कि हमने इतने पैसे आपसे इतने इंटरेस्ट पे लिए हैं और इतने दिन बाद आपको इतने पैसे मिल जाएंगे इतने बैच के साथ. तो ये क्या है, ये एक प्रॉमिसरी नोट टाइप का पब्लिक के हाथ में जाता है, पब्लिक से पैसा आरबीआई के पास आता है, इकोनॉमी से पैसा सक हो जाता है, आरबीआई के पास आ जाता है. वही अगर आरबीआई ने उसको ख़रीदा तो लोगों के पास पैसे जाएंगे, लोगों से वो पेपर करेंसी वापस लोगों के पास से वो प्रॉमिसरी नोट वापस आ जाएंगे और लोकस पैसे जाएंगे. लोकस पैसे गए तो वो इकोनॉमी में एक्सपेंस करेंगे और जिससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है. तो मतलब ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इकोनॉमी में पैसा छोड़ा और निकाला जाता है, मतलब पैसा इन्फ्लुएंस किया जाता है. इंजेक्शन ऑफ मनी बोलते हैं इसको, मनी इंजेक्ट किया जाता है या फिर एब्जॉर्ब भी किया जाता है. अब इसके भी कुछ लिमिटेशन है. लिमिटेशन नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ सेंट्रल बैंक. The success of the open market operation is also limited by the willingness of the central bank to incur losses. Open market operations may result in losses to the central bank
इफ इट इज़ फोर्स टू बाय सिक्योरिटी एट अ हायर प्राइस एंड सेल देम एट अ लोअर प्राइस। देखिए अब पब्लिक लिमिटेशन कैसे है कि सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं है। पहली बात, आप फोर्सफुली उसे खरीद नहीं सकते। अब जिसको नहीं खरीदना है वो नहीं खरीदेगा, ओके, और जिसको नहीं बेचना है वो ज़बरदस्ती तब नहीं बेचेगा। तो ऐसे में क्या है कि उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको उसका फ़ायदा दिखाने के लिए हो सकता है इसको फोर्सफुली बेचने के लिए हायर प्राइस पे बेचे या हायर प्राइस पे ख़रीदा भी जा सकता है। सो ये एक लिमिटेशन है सेंट्रल बैंक की। दूसरा, डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल बैंक। If open market operation are to be successful, commercial banks should not have direct access to the central bank and replenish their reserves reduce with the sale of security in open market operation। अगर सेंट्रल बैंक, देखिए डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल बैंक, ओपन मार्केट ऑपरेशन से डायरेक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है अगर वो सक्सेसफुल होता है तो कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा सेंट्रल बैंक का, डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है ताकि वो अपने रिजर्व्स को और अपने सिक्योरिटीज़ को खरीद बेच सके। डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, ये एक लिमिटेशन है। लेस इफेक्टिव ड्यूरिंग डिफ्लेशन। देखिए जब डिफ्लेशन की तरफ इकोनॉमी जा रही है, मतलब इकोनॉमी में पैसे नहीं है, राइट, इकोनॉमी में पैसे नहीं है, लोग खर्चा नहीं कर रहे, लोग डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो वस्तुएं और सेवाओं के दाम गिर रहे हैं, और वस्तु सेवाओं के दाम गिरना, दैट इज़ व्हाट डिफ्लेशन। तो ऐसी कंडीशन में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीदी बिक्री करना ये इफेक्टिव नहीं रहती है, ठीक है। एज रिगार्ड टू द सक्सेस ऑफ ओपन मार्केट, द पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन इज ईजियर देन द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। दैट इज इट कैन स्टॉप बूम्स बट कैनॉट प्रिवेंट स्लम्प्स, ठीक है। ये बूम कर सकती है लेकिन स्लम्प नहीं कर सकती। देन एक्सेसिव कैश रिजर्व। The policy of open market operation requires that the commercial bank should keep reserve just sufficient to satisfy the legal requirement. If the bank keep excess cash reserve, the policy of open market will fail during inflation। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में खरीदी बिक्री करने के लिए जो बैंक्स है, जो कमर्शियल बैंक है, इनको अपने पास लिक्विडिटी रखना पड़ता है ताकि जब आरबीआई बेचे तब ये लोग खरीदे, और इनके पास ज़्यादा लिक्विडिटी रखना ये हानिकारक होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ज़्यादा कैश रिजर्व्स रहेंगी तो हानिकारक हो सकता है। और ऐसी कंडीशंस में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फिर और भी डेंजर हो जाएगा।